लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा। 14 फसलों में 50 से 83% ज्यादा मिलेगा दाम। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी। चुनाव आयोग का ऐलान, राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान। कोरोना के कारण 26 मार्च को टल गया था चुनाव। केजरीवाल पर भड़के अनिल विज, बोले दिल्ली को अलग करने की कोशिश कर रहे केजरीवाल। केंद्र सरकार के उल्टा चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवात का खतरा। दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था और चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 55 सीटों के लिए प्रक्रिया जारी थी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च थी। 37 सीटों के लिए सिर्फ एक नाम आने की वजह से नाम वापसी के दिन अर्थात 18 मार्च को 37 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए और बाकी 18 सीटों के लिए चुनाव 26 तारीख को होना था, जिसे टाल दिया गया था। तो चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लेते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो राज्यसभा की 18 सीटें बची हुई हैं जिन पर चुनाव होना है, उनके लिए जो चुनाव टल गया था, अब उनके मतदान के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है 19 जून को। अब बाकी की बची हुई सीटों के लिए चुनाव होगा और कोरोना के इस संकट के समय पर जब ये चुनाव होना था तो 26 मार्च को जो तिथि टाल दी गई थी, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि 19 जून को दोबारा से मतदान की तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है और अब 19 जून को चुनाव होगा 18 सीटों के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 20,000 के पार कर गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 990 नए मामले सामने आए हैं और 268 लोग ठीक हुए हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद ही संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर के 20,834 तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक कुल 8,746 लोग ठीक हो चुके हैं और आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक कुल 523 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल मामलों में से 11,565 एक्टिव केस भी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगभग 1,000 के आसपास जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, और आज भी 900 के पार ये मामले सामने आए। 990 तक ये आज पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं वो 990 है और इसी के साथ ही 268 लोग ठीक भी हुए हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली में 11,565 एक्टिव मामले हैं। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से अब लॉकडाउन 5 में छूट दी गई है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण दिल्ली में बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 990 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं जी। वहीं 268 मरीज ठीक हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है जी। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,834 हो गया है जी। वहीं 8746 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं और 523 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय 11,565 मरीज दिल्ली में एक्टिव हैं, जिसमें से 219 जो मरीज हैं वो आईसीयू में हैं और 42 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। जी। आज
के समय जो है दिल्ली में टोटल कंटेनमेंट जोन 124 हैं जी और दिल्ली में चूंकि लॉकडाउन 5 जो अभी अनलॉक 1 आया है, जी तो दिल्ली में पूरे बाजार सब खुल चुके हैं, पूरी गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी हैं, उद्योग वगैरह छोटे उद्योग सभी शुरू हो चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज 7 दिन के लिए बॉर्डर को सील किया और उन्होंने दिल्ली वालों से सुझाव मांगा कि आगे जो शुक्रवार जो 8 तारीख से जो खुलना है उस पर सुझाव मांगे हैं कि आगे क्या क्या चीज खोली जाए। जी सुधीर जी, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि 7 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इससे पहले लॉकडाउन के 4 चरणों में ऐसा फैसला दिल्ली के सीएम ने नहीं लिया है, इसलिए अब राजनीति भी शुरू हो गई है हरियाणा की तरफ से। जैसे पहले बॉर्डर सील किए जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के जारी होने के बाद हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर खोलने की बात कही है, तो अब दिल्ली ने अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं सभी तरफ से। तो इस मामले के पीछे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं? जी, कल जैसे अनलॉक 1 की घोषणा हुई जो जी कि 1 जून से 30 जून तक होगा, तो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी। उन्होंने कहा कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। जी लेकिन नोएडा और गाजियाबाद के जो है डीएम ने ये कहा कि अभी बिना पास के हम अनुमति नहीं देंगे। जी तो केजरीवाल सरकार ने ये कह किया कि अपना जो दिल्ली में भी आएंगे या दिल्ली से जाएंगे तो भी पास की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने 7 दिन के लिए बॉर्डर सील कर दिए। और जी दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दिल्ली वालों के लिए अब दिल्ली के अस्पताल रिजर्व करने होंगे, जी जिस पर राजनीति पूरे जोर पर है। इस जी पर जो है गौतम गंभीर ने भी ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या जो बॉर्डर पार रहते हैं वो भी भारतीय हैं जी और जी ऐसा जी नहीं होना चाहिए। जी और जो विपक्ष है वो उनके ऊपर हमलावर हो गया। जी सुधीर जी, और इसके अलावा आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो डेली जो बुलेटिन आता है, हेल्थ बुलेटिन आता है, उसमें कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा होता है वो जैसे आज 523 है, लेकिन मौत 12 बताई गई है। जी लेकिन अगर हम कल का देखें तो कल जो है वो 473 मौत थी, जी जिसमें जबकि 13 बताए गए थे, जिसमें 57 का जो है डिफरेंस नजर आ रहा था। उससे पहले 69 मौत का डिफरेंस नजर आ रहा था, जो कि कह रहे हैं कि पिछला आंकड़ा है। तो जी कहीं ना कहीं जो है ये इस पर आरोप भी लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि ये जो मौत के आंकड़े हैं इसमें फर्क है। जी सुधीर जी, इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र के जो भी अस्पताल हैं उन पर यह आरोप लगाया था कि वो मौत के आंकड़े तुरंत प्रभाव से जो है वो नहीं बता रहे हैं, वो देरी से बता रहे हैं। तो इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, या जो केंद्र सरकार के अधीन जो अस्पताल हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शन? नहीं, देखिए जो मौत का आंकड़ा डेली आता है उसमें जो इसमें लिखते हैं कि 12 मौत आज हुई। जैसे मान लिया आज का ही आंकड़ा है तो उसमें 523 मौत इन्होंने बताई, लेकिन 12 मौत बताई, उसमें इन्होंने कहा कि बाकी पिछली डेट्स में इन्होंने उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला चल रहा है। और जैसे कल मनीष सिसोदिया ने 5,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र से मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। तो उस पर जो है मनोज तिवारी ने उनसे प्रश्न किए कि आप बताइए कि आपने जो है अभी तक कितने बेड और कितने वेंटिलेटर बढ़ाए हैं। और वहीं गौतम गंभीर ने भी उन पर आरोप लगाया कि आपने 5,000 करोड़ रुपए जो है आपने पहले विज्ञापन जो छप रहे हैं आपके, तो क्या आपको अभी प्रिंटिंग प्रेस खरीदनी है क्या? तो वो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो उन्होंने मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मदद नहीं कर रही है। जी जी, लेकिन सुधीर जी, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर तो सील कर दिए गए हैं, अब बाहर से तो कोई दिल्ली में नहीं जा सकेगा बिना पास के, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन के 5वें चरण में जो छूट दी गई है उससे क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्या जो कोरोना वायरस है उसका संक्रमण अब फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर तमाम जितनी भी सावधानियां केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बताई गई हैं वो सभी लोग उसकी पालना कर रहे हैं? जी, बाजार तो सब खुल गए, लेकिन इसमें मुख्य जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना होगा। जी लेकिन क्या है कि जब भीड़ भाड़ होती है, कुछ ऐसे दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चाह कर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन नहीं हो पाता है, जी क्योंकि वहां पे बहुत छोटी गलियां हैं, छोटे इलाके हैं और भीड़ ज्यादा है। तो अब इस समय जो है कंटेनमेंट जोन में जो है हमें हम जान को बचाना होगा, और लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर जो है वो जहान को बचाना होगा। तो अब ये सब चीजें मिलकर चलेंगी और हमें लॉकडाउन जो है अब जो कि अनलॉक हो चुका है और लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आना है, तो अब सावधानी बरतनी होगी और हमें ये ध्यान रखना होगा कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ये जनता को ही अब जो है इस पर ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना होगा और कोशिश करनी होगी कि 2 गज की दूरी बनी रहे। जी सुधीर जी, इसके अलावा जिस तरीके से जो संभावनाएं जताई जा रही हैं ताकि भीड़ भाड़ में कोरोना संक्रमण फैलने का डर है, तो क्या कुछ तैयारी है दिल्ली सरकार की ताकि ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों का पता चलाया जाए जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं?
जी, दिल्ली सरकार ने जो अपने विज्ञापनों में जो दावा किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 30,000 बेड तैयार हैं और हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो बार-बार इसी बात पर सवाल उठा रहा है कि 30,000 बेड कहाँ हैं? तो अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 5 जून तक हमारे पास 9500 बेड तैयार हो जाएंगे। अभी इस समय हमारे पास 6500 बेड है और 2100 मरीज जो है हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन जो आंकड़ा है उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है। जो आंकड़ा आज का भी आया है तो उसमें भी 11,565 जो है मरीज एक्टिव हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम ज्यादातर मरीजों का इलाज घर पर ही कर रहे हैं क्योंकि उनमें हल्के सिम्टम है, तो ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। तो दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 20,000 के पार ये मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और लगातार दिल्ली की सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2 की दूसरे साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें किसानों को लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो फैसला लिया है उसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को होगा। कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके, इस दृष्टि से अनुमतियां देने का सवाल हो। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बम्पर पैदावार करके किसान ने देश को समर्पित की है। सरकार उपार्जन के प्रति भी काफ़ी गंभीर थी और इसलिए उपार्जन की प्रक्रिया अभी चली रही है, लेकिन आज दिनांक तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष यह 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये गत वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन थी। आप सब आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तिल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। वहीं इसी दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एमएसएमई को लेकर के 2 फंड बनाए गए हैं। पहला
डिस्ट्रेस असेसमेंट फंड और जिसमें 4000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि दूसरे को फंड ऑफ फंड से कहा गया है जो कि 50,000 करोड़ रुपए का है और इन दोनों शेयरों को बहुत जल्द शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस तरह से अगले 7 दिनों तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के दिल्ली में दूसरा कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता है। इसके पीछे सीएम अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिए हैं। ये बात अलग है कि जब हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर को सील किया गया था तो तर्क कुछ और ही था। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर तंज कसा है और केजरीवाल की इस अपील पर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने निशाना साधा है। वो कहते हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो ऐसे निर्दोष लोगों को सजा देना चाहते हैं जो सीमा के उस तरफ रहते हैं। वो सभी लोग हमारी और आपकी तरह भारतीय हैं। अप्रैल के महीने में आपने वादा किया था कि दिल्ली में 30,000 मरीजों के लिए बेड तैयार हैं। मिस्टर तुगलक, आज आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 1.0 के पहले ही दिन राज्य की सीमाएं सील करने के ऐलान पर सियासत गर्म हो गई है और इस फैसले पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अत्यंत ही दुखद है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अब बॉर्डर सील करने की बात कर रहे हैं। जिस समय कोरोना से बचने के लिए बॉर्डर सील करने की आवश्यकता थी, आसपास के स्टेट कर रहे थे, तब तो ये बॉर्डर खोलने पे आमादा थे और आज जब बॉर्डर खोलने की बात हो रही है सब की, तो इनको बॉर्डर सील करना है। ये बार बार कह रहे हैं, मुझे सुझाव दीजिए क्या बाहर से आए हुए लोगों का इलाज हो। दिल्ली एनसीआर कभी बाहर बोली जाती है? दिल्ली में रहने वाले कई परिवार, हजारों की संख्या में परिवार दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो उनको अचानक से दिल्ली में आना बंद कर देंगे, उनको दिल्ली में इलाज बंद कर देंगे। ये निर्णय अपनी असफलता को छुपाने वाला है और ये निर्णय अमानवीय भी है। कोरोना संकट के बीच भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन भारतीय सेना की चौकसी के चलते लगातार आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है और सिर्फ 4 दिनों में सेना ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मई से लेकर 1 जून तक यानी 4 दिनों में भारतीय सेना ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया है।
इनमें से 3 आतंकियों को सेना ने सोमवार को ढेर किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने सोमवार को मार गिराया। बता दें कि 28 मई से शुरू हुए घुसपैठ रोकने के अभियान में सेना ने अब तक 13 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया है। तीनों पाकिस्तानी आतंकी ढेर। वहीं सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नौशहरा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सोमवार को कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन इन कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं सेना के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरा सेक्टर के पास सुबह सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे कि तभी भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। हालांकि सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी जारी है और पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। 4 दिनों में 13 आतंकी ढेर। वहीं सेना के एक अधिकारी के मुताबिक 28 मई से घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश करते हुए कम से कम 10 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा पुंछ जिले के विभिन्न गांवों में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। पाक की नापाक हरकत। गौरतलब है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से लगातार आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर बार उनकी ये कोशिश भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नाकाम हो जाती है। फिलहाल भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र को कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में बदला जा रहा है। अब यहां कोरोना मरीजों को क्वारंटीन किया जाएगा और इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसका दौरा किया और यहां पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका जायजा भी लिया है। देखिए, मैं नेस्को सेंटर में जो आइसोलेशन सेंटर बन रहा है उसको आज मैंने विजिट की है। एक अच्छी फैसिलिटी का निर्माण करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। अभी 50 बेड जल्दी ही शुरू करने का भी प्रयास यहाँ पर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की काफ़ी बड़ी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रोज़ कम से कम 1,500 पेशेंट्स ये मुंबई में बढ़ रहे हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि पेशेंट को जगह नहीं मिलती। लोग रास्ते पर दिन भर घूमते हैं, लेकिन चूंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है तो लोगों को वो सहूलियत नहीं मिलती। तो इस प्रकार के कई सेंटर्स हमको शुरू करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर मैं विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारा जो हेल्थ स्टाफ है, सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि एक बड़ी लड़ाई में ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें प्रवासी मजदूरों समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं।
क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था के संबंध में तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ जिले हैं जहां 28 जिलों में से संख्या लोगों की बहुत ज़्यादा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो ये जिले स्ट्रेस्ड हैं, ये कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये स्ट्रेस्ड जिले हैं जहां काफ़ी संख्या में लोगों का आना हुआ है। उसमें जो बातें आई हैं कि लोग आके अब जाना भी चालू कर रहे हैं, तो करीब 3 से 3.5 लाख लोग आ चुके हैं। ये माइग्रेंट लेबर हैं, ये जो लोग आए हैं वो नहीं, जो रजिस्टर्ड हैं क्वारंटीन सेंटर्स में, ये करीब 3 से 3.25 लाख इनकी संख्या है और इसमें जा चुके हैं लोग, जाना भी इनका काम चालू हो गया है। करीब 50,000 से 70,000 लोग, 1 लाख लोग वापस भी जा चुके हैं और 1-1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो ये लोग आ सकते हैं। इनमें कुछ मिक्स्ड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जितना अनुमान था लोगों का, कुछ जिले में कम हो सकता है लोग आए, कहीं काम चालू हो गए हैं तो वो रुक भी सकते हैं। ये छोटा है प्रतिशत और ज़्यादा प्रतिशत अभी भी 90%। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह ऐतिहासिक पल की गवाह बनी है। पहली बार दरगाह में 21,000 चिराग रोशन किए गए। जश्न ख्वाजा उस्मान हारूनी के तहत 21,000 चिराग रोशन कर कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए दुआ की गई और लॉकडाउन के दौरान हुए आयोजन का सोशल साइट पर लाइव प्रसारण भी किया गया। चिश्तिया सूफी मिशन की ओर से यह आयोजन किया गया और निजाम गेट से ही चिराग रोशन करने का सिलसिला शुरू हो गया था। दरगाह में पहली बार इस तरह का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये चिराग यहाँ पर जलाए गए हैं और ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है ख्वाजा साहिब के दरगाह पर। और कोरोना संक्रमण का कहर जिस तरीके से पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भारत में जिस तरीके से लगातार अब कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और बहुत ही बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसी से मुक्ति पाने के लिए दुआ मांगी गई है ये चिराग जला करके। और ये एक ऐतिहासिक पल जिसका गवाह बनी है ख्वाजा साहब की ये दरगाह और ये ऐतिहासिक पल, ये कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से कोरोना का संकट पूरे विश्व पर छाया हुआ है, उसी से मुक्ति के लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई है। आपको बता दें कि जश्न ख्वाजा उस्मान हारूनी के तहत 21,000 चिराग रोशन किए गए हैं यहाँ पर, ताकि कोरोना के संक्रमण से मुक्ति मिले, इसके लिए यहाँ पर दुआ की गई है। और लॉकडाउन के दौरान इस आयोजन का सोशल साइट्स पर भी लाइव प्रसारण किया गया है। पंजाब में कोरोना के 38 नए पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,301 तक पहुंच गई है और इनमें से 2,000 लोग अभी तक ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जिसके बाद राज्य में 257 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अनलॉक 1 को लेकर के जानकारी दी है और कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मानते हुए अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। प्रदेश के सारे बॉर्डर खोल दिए गए हैं और वहीं अब बाजार को भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने तय किया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उसी बात का समर्थन करते हुए हरियाणा ने भी यही फैसला लिया है कि सीमाओं पर किसी को रोका नहीं जाएगा। और बाज़ारों का भी ये तय हुआ है कि बाज़ार रोज़ाना खुलेंगे, कोई लेफ्ट या राइट नहीं, कोई ओड या इवन नहीं। सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक बाज़ारों को खोला जाएगा और वीकली ऑफ होगा। जो भी उनका वीकली ऑफ होता है वो वीकली ऑफ होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते मार्च की शुरुआत में ताजमहल समेत अन्य स्मारकों को बंद करने की मांग करने के बाद अब आगरा के मेयर ने इन्हें खोले जाने की मांग उठाई है। मेयर नवीन जैन का कहना है कि भारत सरकार ताजमहल और अन्य स्मारकों को खोलने पर विचार करे। उनका कहना है कि आगरा के पर्यटन
उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई है। 17 मार्च से बंद चल रहे स्मारकों को अब खोले जाने की जरूरत है और जब पूरा देश अनलॉक हो रहा है तो स्मारकों को भी अनलॉक किया जाना चाहिए। लॉकडाउन होने के कारण से बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक समस्या देश के अंदर उत्पन्न हुई है। चाहे बड़े व्यापारी हों वो परेशान हैं, शोरूम के मालिक हों वो परेशान हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं तो वह भी परेशान हैं और इन परेशानी होने के कारण से बेरोजगार बहुत बड़ी संख्या में भी बढ़े हैं। और मैंने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चिंतित है कि बेरोजगार जो लोग हुए उन्हें रोजगार मिले, उसी के तहत उन्होंने कुछ नियमों में शिथिलता दी है। अब आगरा में हमारे सारे बाजार मार्केट खुलने का निर्णय लिया है और कल हमारे बाजार खुल जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं भारत सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि हमारा ताजमहल से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। लाखों की संख्या में इससे रोजगार भी इन लोगों को मिलता है। तो धीमे धीमे करके गुणदोष के आधार पर भारत सरकार निर्णय करे कि अगर ताजमहल भी खुल जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हालांकि 30 जून तक लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से हवाई जहाज को चलाने की अनुमति, ट्रेनों को चलाने की अनुमति, बसों को चलाने की अनुमति धीमे धीमे मिल रही है। तो एक बार विचार भारत सरकार करे कि ताजमहल को भी किस प्रकार से खोला जाए और उसके लिए भी क्या नियम बने, एक बार भारत सरकार को विचार करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शराब घोटाले को लेकर के प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक इस घोटाले की जांच नहीं करवा पाई है। सरकार अभी भी इसकी जांच को लेकर के असमंजस में है। आपने उस तरफ देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहां शराब की तस्करी होती रही, इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी। शराब यूं भी बिकती रही। आज भी जो है आप जाओ ठेकों पर, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया 10 से लेकर 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है। 400 योगदान है, 400 रुपए ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई कोई चेक नहीं है। तो ये क्या कारण है? फिर आज ये है शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि भाई हम एससीटी बनाए, एसआईटी बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। तो अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता था। लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सारी जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच, ताकि सही पता लगे। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अगले एक हफ्ते के लिए दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है, यानी कोई भी आवाजाही नहीं हो पाएगी। बॉर्डर को लेकर के दिल्ली, हरियाणा और यूपी में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। हालांकि बीते दिनों ही हरियाणा ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को खोलने का फैसला लिया था और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को सील किए जाने के बाद आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जो गुरुग्राम में नौकरी करते हैं, ऐसे में उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे गुड़गांव जाना सुशांत लोक में। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? बिना पास के एंट्री नहीं दे रही है, या तो पास दिखाइए या आई कार्ड दिखाइए। बॉर्डर सील किया गया था, आपको जानकारी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी यूपी की बॉर्डर का तो पता है कि यूपी बॉर्डर सारी सील कर दी गई है, बट हरियाणा की स्टेट में कुछ बॉर्डर ऐसी है जिनकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सील है या नहीं है। तो उसको लेकर असमंजस बना हुआ है सर बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं दूसरी टाइम आया और दूसरी टाइम भी वापसी जा रहा हूँ। कहाँ जॉब करते हैं?
सर मैं तो वजीरपुर से हूँ सर। हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो साइट पर विजिट करने के लिए आ रहा था क्लाइंट के पास। लॉकडाउन 4 समाप्त होने के बाद शहर में चहल पहल बढ़ गई है, तो वहीं व्यापारियों में दुकानें खोलने को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर आज कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार सिंह ने व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में व्यापारियों से सुझाव लिए गए, वहीं दुकानें किस रणनीति के तहत खोली जाएं, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई। देखिए, जो राज्य शासन के निर्देश आए हैं उसके तहत उज्जैन में 25% तक जो है दुकानें खोलने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी संबंध में यहाँ पर सभी जो व्यापारिक संगठन है, एसोसिएशन से उनको बुलाया गया था और सभी के बहुत ही अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि 25% का आंकड़ा कैसे आए और किस तरीके से मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सावधानी बरतते हुए कम दुकानें खोली जा सकती हैं। इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। आज इन सुझावों के आधार पर ही हम लोग शाम तक एक आदेश निकाल देंगे, जिसके आधार पर राज्य शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कल से दुकानें खुल सकेंगी। ये ज़रूर है कि ये सभी आवश्यकता को हमारे द्वारा भी रेखांकित किया गया है और खुद व्यापारी संगठनों ने इस आवश्यकता को रेखांकित किया है कि जो भी लोग आ रहे हैं, जब तक वो मास्क नहीं लगाएंगे, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा उनको माल नहीं दिया जाएगा, उनको विक्रय नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है जो व्यापारी संगठनों की तरफ करी जा रही है। देश भर में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद अब सभी गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होंगी और वहीं केंद्र सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है। तो अब हरियाणा के फरीदाबाद में अनलॉक 1 की शुरुआत पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रांगण का दौरा किया और इस दौरान विधायक ने सुनिश्चित कराया कि फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से MCF के लिए सभी कर्मचारियों के लिए हैंड सैनिटाइजर की बोतल और PPE किट सुरक्षा के तौर पर दी जा रही है। और साथ ही अनलॉक 1 को लेकर के विधायक ने कहा है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा और एहतियात भी बरतनी होगी। MCF डिपार्टमेंट के लिए सैनिटाइजर और PPE किट देने के लिए बोला था। आज FIA द्वारा 10,000 सैनिटाइजर की बोतल्स और 200 PPE किट ये लोग दे रहे हैं। हम प्रशासन को, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन सब स्थितियों में आप समझते हैं, और जो MCF के लोग टर्मिनेशन करते हैं उनके लिए PPE किट हैं, जिसमें 100 सेट हैं और 200 हैंड ग्लव्स होंगे और ये 100 कंप्लीट किट और 10,000 सैनिटाइजर की बोतल्स हम लोग दे रहे हैं। सर, अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है, फरीदाबाद को क्या अनलॉक 1 का कोई फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जून से सिस्टमेटिक तरीके से अनलॉक 1 की आज स्टार्ट किया है। हरियाणा सरकार ने कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी निर्णय लिए हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी अधिकतर जगह सारी एक्टिविटीज़ खुल जाएंगी। 6 जून से 7 जून से हमारे धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, होटल्स वगैरह भी खुल जाएंगे। तो हमें, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा, अपने डिसिप्लिन में रहते हुए 2 गज की दूरी, मास्क लगाकर इसी के साथ जीना हमें सीखना है। रायबरेली के महाराजगंज नगर पंचायत में लंबे समय से चल रहे जनता किचन के समापन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। उनके साथ और आसपास मौजूद रहे लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखे और दरअसल रायबरेली के महाराजगंज नगर पंचायत परिसर में नगर पंचायत और सामाजिक लोगों के सहयोग से बेसहारा लोगों के लिए जनता किचन चलाया जा रहा था, जिससे उन्हें भूखा न रहना पड़े। आज इस जनता किचन का समापन कार्यक्रम था। इस दौरान बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत को बुलाया गया। उन्होंने हलवा बांटकर कार्यक्रम का समापन किया, लेकिन इस दौरान वहां पहुंचे लोगों ने सामाजिक दूरी की जमकर के धज्जियां उड़ाई। देखिए, यहाँ पर जो किचन चल रहा था सार्वजनिक रूप से आदरणीय यहाँ के चेयरमैन के नेतृत्व में, SDM के नेतृत्व में, यहाँ के DO के नेतृत्व में और जन सहयोग भी पूरी तौर पर रहा। बहुत अच्छी तरीके से ये किचन चला। लोगों ने, बछरावा के विधानसभा के लोग भी आते थे, महाराजगंज के तो विशेष तौर से आकर के रोज भोजन करते थे, नाश्ता करते थे। आज इसका समापन डे है, इसलिए समापन के अवसर पर हम आए थे। हलवा सबको बांट करके इसका समापन किया गया।
विधायक जी, क्या आगे अगर समस्या आती है तो फिर क्या जनता किचन चालू किया जा सकता है? देखिए, अगर समस्या आती है तो निश्चित रूप से चलाया जाएगा, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। अब तो प्रशासन ने सबको किट देना शुरू कर दिया, सब अपने घर में बनावें खाएं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पॉजिटिव पाए जाएंगे लोग या जिनमें लक्षण होंगे उन्हीं का जो है टेस्ट कराया जाएगा, उन्हीं की जांच कराई जाएगी। अन्य लोगों के लिए तो मोदी जी और योगी जी ने पूरी तौर से छूट दे दी है और हमको लगता है जून भर में पूरी तौर से लॉकडाउन से छुट्टी मिल जाएगी। कोविड-19 को लेकर के विश्व भर में लोग घरों के अंदर कैद हैं और कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के अंदर भय बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस का संकट और भी गहराने लगा है। ऐसे में करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था गंगा और यमुना से जुड़ी है। इसी तरह से मथुरा में यमुना जी में शुद्ध जल छोड़ने को लेकर के समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी ने सहयोगियों के साथ वृंदावन के बिहारी जी घाट पर रेती से स्नान कर अजीबोगरीब प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन सरकार के सामने यमुना में शुद्ध जल छोड़ने के लिए किया गया है। धर्म के आस्थावान लोग, संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग यहाँ स्नान न कर सके, न आचमन कर सके। सामने देख रहे हैं आप, नाला सीधा सीधा यमुना जी में जा रहा है। हमने इसलिए यह स्नान किया। यदि आज इसमें स्नान करेगा कोई व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसको फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, अनेक बीमारी और कोरोना चल रहा है। ये कोरोना लॉकडाउन लगा दिया लेकिन कोरोना नहीं गया, बढ़ता जा रहा है। लोग गरीबों के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोजी रोटी का सवाल भी हो चुका है। ये बेचारे नाव वाले हमारे पास खड़े हुए हैं। जब यहाँ पर यात्री नहीं आएगा, पर्यटक नहीं आएगा, इनकी नाव में कौन बैठने वाला होगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से, और यहाँ तक है गडकरी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से आगरा तक स्टीमर चलाऊंगा। क्या वास्तव में आप स्टीमर चलाएंगे? आपको ज्ञान है इस ब्रजवासी में आकर के? कभी आपने क्या नाम में भी घूम के देखा है? स्टीमर तो बहुत बड़ी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक आज से रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू हो गया है और आगरा से 311 रोडवेज बसों का संचालन 4 रूटों पर किया गया। रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए विभाग की ओर से तमाम इंतजाम भी किए गए थे। हमको डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया है। जो भी है हम अपने मार्केट अपने पैसे से ही खरीद रहे हैं। और यहाँ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यात्रियों के बाहर यात्रियों के लिए नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं है यहाँ। बाहर देखा जा रहा है सब भीड़ एक साथ बैठी है, कोई बताने वाला नहीं है, कर्मचारी अब तक कोई नहीं आया। अभी साहब आए हैं बस हाँ 6 बजे से इनकी ड्यूटी है, बाकी और कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया है। और हमने खुद यहाँ 18 व्यक्ति पकड़े गए थे संक्रमित, जिसमें बिना किट के हमने पूरा एरिया कवर किया। एरिया कवर करने के बाद उनको सबको भेजा गया
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तब हमारे पास किट की व्यवस्था नहीं थी, तो हम एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने किट की व्यवस्था की। सर रूट अलॉट किए गए हैं, वो अभी मेरे को मेरी ड्यूटी 6 बजे से 2 बजे तक की रहती है दोपहर की। जब मैं गया था तो ऐसा कोई मेरे जो अधिकारी लोग हैं, उपाधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था मुझे। मैं सवेरे आया हूँ तो मुझे बताया गया कि फ़ोन पे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ 4 रूटों को अलॉट किया गया है। शायद उसमें लखनऊ है एक, लखनऊ के बाद फिरोजाबाद है, बरेली है, ऐसे रूट करे गए हैं और जो सीटें हैं उनके हिसाब से गाड़ी उसमें पता लगा है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था, यात्री यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? सैनिटाइजर की व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिल रही। हाँ, वो जैसे ही बस में वो लोग जब विराजमान होंगे, बैठेंगे उसमें, तो उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। और मैंने इसी के बारे में उनसे पूछा है कि मतलब एक रजिस्टर पे उनकी एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे रोजाना शासन के द्वारा जो गाड़ी भेजी जानी थी उसी हिसाब से उनको भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के चलते जहां देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद में सब कुछ बंद कर दिया गया था, मगर अब उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आने के बाद में ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा शहर में 311 जो रोडवेज बस हैं उन्हें अब पूरी तरह से अनुमति दी गई है। और आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो रोडवेज जो बस हैं वो 4 रूटों पर अपनी सेवाएं देंगी। तो अगर इस वक्त मौजूद हैं आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं जो ट्रिर्री हैं, रिक्शे हैं, वो उन्हें पूरी तरह से कोई अनुमति नहीं दी गई है। अगर ऑटो की बात की जाए तो ऑटो में भी कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं आगरा शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है आगरा के हालातों को जो सुधारने के लिए रात और दिन पूरी मेहनत से लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत थी उस पर जो है कहीं ना कहीं आगरा के लोग जो है पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एएनवी न्यूज, आगरा। देश भर में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में कुछ प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे वो फंस गए थे, जिनको उनके घर वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। लेकिन इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी हुई कई अजीबोगरीब किस्से भी सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है केरल से झारखंड के बोकारो आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में झारखंड के सिमडेगा की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। दोनों को इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आसिमा केरल से आ रही थी और उसके साथ उनके पति जॉनसन भी थे। बोकारो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और ट्रेन में ही महिला का प्रसव हुआ। इसकी सूचना बोकारो रेलवे स्टेशन प्रबंधक को दी गई और ट्रेन पहुंचने से पहले ही रेलवे और बोकारो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की, जिसके बाद ट्रेन पहुंचते ही महिला को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर वाजिद अली का निधन हो गया है, जिसके बाद से हिंदी सिनेमा जगत में शोक की लहर है। और वाजिद खान के निधन के बाद उनके पुश्तैनी घर सहारनपुर के मोहल्ला सराय मर्दान अली में भी शोक देखने को मिला है। उनके घर पर लोगों का तांता लग गया और सभी लोगों ने वाजिद खान को नम आंखों से याद किया। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार साजिद और वाजिद खान सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्हें संगीत विरासत में मिला था। बात आई है तो उन्होंने सहारनपुर का कोई ना कोई जिक्र किया ही है सारे काम के शूट पे। इंतकाल हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ पर? वो जो है ना दरअसल शुगर थी उसे, और वो उसका जो है ना किडनी का प्रॉब्लम थी। और ये तो लोगों बागों का जो भी है ये टूट करते रहते हैं लोग बाग जो है ना कि भाई कोरोना हो गया है या वो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी तबीयत ख़राब थी पहले से ही, थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था, वो इलाज चल रहा था उसका। अब अल्लाह को यही मंजूर था जो होना था। अल्लाह मियाँ ने, उनके दोस्त थे, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि उनको कोविड-19 के चलते। अब रणधीर शोरी जो उनके दोस्त जो थे उन्होंने जो बताया है, अब ये लोग बाग तो अपनी अपनी सोच से ट्वीट करते रहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वह अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही था, जो अल्लाह का हुक्म होना था वो हो गया। अल्लाह मियाँ उसे वहाँ की चैन दे।
बस अल्लाह ताला उसे वहाँ की चैन दे। उनका रिश्ता था, दादा इलाही मकान है यहाँ पे, हाँ। आते थे, किस तरह से क्या था? वो यहाँ पर आते थे, लोगों बागों से मिलते थे, बड़े वहाँ पर भी वो खुशहाल ज़िंदगी थी। यहाँ पे भी खुशहाल ज़िंदगी से वो रहते थे, बातचीत करते थे, सब लोगों से मिलते जुलते थे। अभी पिछले साल भी आए हुए थे, वो आप लोगों से सब लोगों से मिल के गए हैं। पिछले साल आए थे वो। हिमाचल प्रदेश में रोडवेज बस सेवा सशर्त शुरू कर दी गई है, लेकिन इस शुरुआत के पहले दिन सवारियां गायब रहीं और लगभग नहीं के बराबर ही सवारियां दिखाई दी। इस दौरान सभी ड्राइवर और कंडक्टर की मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग की गई और विभाग के दावों के बावजूद ड्राइवर कंडक्टर को पीपीई किट नहीं दी गई और वो बिना पीपीई किट के ही बसों में नजर आए। और इस बीच भारी पुलिस बल को बस स्टैंड पर तैनात किया गया था। पुलिस ने भी बिना मास्क पहने बस स्टैंड पर पुलिसकर्मी आए और उन्होंने जो बिना मास्क के लोग आ रहे थे उनके चालान काटे। और अनलॉक 1 के पहले दिन हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सभी बसों को 60 सवारियों के साथ चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने बसें नहीं चलाई, जबकि शुरू हुई रोडवेज बसों में भी अनलॉक 1 के पहले दिन सवारियां नदारद दिखाई दी। ऊना में बस स्टैंड पर इक्का दुक्का सवारियां ही नजर आई। हालांकि रोडवेज बसों के सभी ड्राइवर कंडक्टर का मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हिमाचल प्रदेश में बस सेवा शुरू होने पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को मनाली बस अड्डे पर व्यवस्था की जांच की और इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पर प्रदेश के भीतर ही बस सेवा चलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है और पहले चरण में प्रदेश के अंदर ही बस सेवा शुरू की गई है। हालात में और सुधार होते ही राज्य से बाहर भी बस सेवाएं दी जाएंगी और वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण मार्च महीने के आखिरी सप्ताह से हिमाचल पथ परिवहन निगम सहित निजी बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा था। और मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि लोग बस अड्डों में अनावश्यक रूप से ना आएं और इस संक्रमण के दौरान जरूरी कार्यों के लिए ही यात्रा करें। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि लोगों के सहयोग से सरकार इस महामारी पर विजय प्राप्त करेगी। गोविंद ठाकुर ने यह भी कहा है कि 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी है और इसलिए खुद की सुरक्षा स्वयं करें और दिशा निर्देशों का पालन कर सरकार का भी सहयोग करें। कोरोना वायरस का संक्रमण रुकना चाहिए, ये ना बढ़े, इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट आज प्रातःकाल से प्रारंभ कर दी है और हमने कहा है कि किसी भी बस में 60% तक ही सवारियां बैठ पाएंगी, 40% खाली रहेगा। और उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमने कुछ स्टिकर भी बनाए हैं और कुछ जगह पर बसेस में क्रॉस भी लगाए हैं कि उन सीट्स पर लोग नहीं बैठेंगे। जी, इससे बहुत राहत होगी और जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके लिए आने जाने के लिए सहूलियत हो गई। बीमार होते हैं उनके लिए भी और खासकर ज़रूरी सामान लेने के लिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। जी, ये तो अब सरकार ने अपना काम कर दिया, फिर अब हमारी जनता की बारी आती है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तब ये इस कोरोना नाम की बीमारी से हम बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष राहत अली खान के छोटे भाई से शहर के बहुचर्चित कुख्यात अपराधी सुहेल उर्फ बॉर्डर ने मांगी 5 लाख की फिरौती। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी फिरौती मांगने में शहर बसपा के कद्दावर नेता के बेटे सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित दबंगों के भय के चलते काफी दहशत में हैं और पीड़ित ने थाना सदर बाजार में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। तो वहीं थाना सदर बाजार में उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जहां पर सदर कोतवाली पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सदर थाना क्षेत्र में श्री सोहेल जी के द्वारा बताया गया कि उनके फ़ोन पे रंगदारी के संबंध में फ़ोन आया था, जो कि लगभग 5 लाख तक की रंगदारी मांगी गई थी। जिसमें तत्काल जो भी मुलजिम जिनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर साहब स्वयं उसकी विवेचना कर रहे हैं और जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी।
इसमें जिसका जिसका भी आ रहा है नाम, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और जो रूल ऑफ लॉ है उसी को फॉलो किया जा रहा है। इसमें कोई दबाव की बात नहीं है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा है कि इस तरह से कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। एक ये बड़ा मामला है, पीड़ित जो है ईदगाह कमेटी के सदर का छोटा भाई है और दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जिसके खिलाफ कई बड़ी धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज है, तो पुलिस कितनी सतर्कता बरत रही है और क्या कुछ गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें जो बॉर्डर नाम का अपराधी है उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और काफ़ी मुकदमे इसके खिलाफ है और उसी हिसाब से इसकी विवेचना के क्रम में इसकी जल्दी से जल्दी जितनी भी इतिहास है इसके खंगालते हुए कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा के कैथल में लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है और एक बार फिर से कैथल में 11 नए मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में एक 75 वर्षीय महिला भी शामिल है। वहीं 11 नए मरीज सामने आने के बाद अब कैथल में कोरोना के कुल संक्रमित मामले 24 हो गए हैं। फिलहाल इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। सवेरे तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें 10 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे और अभी एक इन्फॉर्मेशन और आई है जिसमें एक रिपोर्ट और आई है जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जो पुलिस लाइन ओल्ड सदर एरिया से है, वो भी उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो आज ये अभी तक हमारे केस 11 कुल हो चुके हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। तो उसकी सर कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री आई है अभी तक या? अभी उसकी डिटेल्स पता कर रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दरिंदगी की सारी हदें पार कर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक वहसी दरिंदे चाचा ने ही अपनी 5 साल की मासूम भतीजी को ही अपने हवस का शिकार बना लिया और दुष्कर्म करने के बाद मौके से फरार भी हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गाँव में एक 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर से खेलने बाहर आई थी और वहीं पड़ोस में रह रहे वहसी दरिंदे चाचा ने उस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और बाद में फरार हो गया। बच्ची की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को उपचार के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाँ, इस संबंध में करीब सूचना प्राप्त हुई है और उसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। सर कौन है रेप करने वाला आरोपी? रेप जिसका ये जो पीड़िता है बच्ची उसी का चाचा है। कितने वर्ष की बच्ची है सर? 5 वर्ष की बच्ची है। शायद घटना है। सर इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हो गया, कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।